चलिए, गुड आफ्टरनून। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है ये संघवाद के अंदर। उसके बाद एक जो टॉपिक आपके पास है, जो अपने पास है एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसको एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो ये सेकंड लास्ट क्लास है आपकी। आज इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि संघवाद क्या होता है, कितने प्रकार का संघवाद है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है संघवाद की। अब उसी में हमारे पास आगे आ जाता है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। इसको पढ़ लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। चलिए, तो केंद्र राज्य संबंध में हम बात करें तो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है विधायी संबंध। कौन सा होता है? विधायी। केंद्र राज्य संबंधों में पहला कौन सा संबंध है भाई? विधायी संबंध, यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में भाग 11 में दिया हुआ है। आर्टिकल 245 से 255 भाग 11 में विधायी संबंध, यानी विधायी का मतलब होता है कि लॉ, विधि, कानून किन मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, किन में स्टेट बनाएगी और किस में दोनों बनाएंगे, है ना, दोनों। तो ये हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? इस वाले में मिलेगा। दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध। तो जो भी प्रशासनिक कार्यक्रम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो आपको मिलेंगे 256 से 263 में, पार्ट 11 में। तो पार्ट 11 में दो टाइप के संबंध हैं। फिर मिल जाता है आपको वित्तीय संबंध। कौन से वित्त संबंध? वित्तीय, फाइनेंशियल, जो 264 से शुरू होते हैं, लेकिन बेसिकली 268 है। 264 से 293 भाग 12 में। अच्छा, प्रशासनिक संबंध किसको फॉलो करते हैं? ध्यान रखना, प्रशासनिक संबंध जो क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं, यानी कि लागू होते हैं, वो विधायी संबंधों की तरह ही लागू होते हैं। चलो, तो तीन टाइप के आपके संबंध हैं। अब तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। इन सारे आर्टिकल्स को हमें पढ़ना है जो जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम विधायी संबंध। कौन से पढ़ रहे हैं? लेजिस्लेटिव रिलेशंस। इसमें बात करें तो केंद्र राज्य विधायी संबंध आर्टिकल्स याद रखना है। 245 से कहाँ तक है? 255 तक है। इसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल 245 क्या कहता है? सीधा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। आर्टिकल 245 क्लियर बताता है कि विधि बनाने की शक्ति दो जगह पर है। एक है किस पर? संसद पर, यानी पार्लियामेंट पर। किस पर? पार्लियामेंट विधि बना सकती है। और दूसरा कौन है? राज्य का विधानमंडल, स्टेट का लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल पर, है ना। इन दो जगह पर क्या होता है? आपकी विधि बनाई जाती है। तो 245 ये बताता है कि भाई भारत में विधि या कानून बनाने की लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? तो दो जगह पर है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। फिर आता है 246 बताता है कि भाई किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। तो 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में लिखा है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। तो तीन प्रकार की सूचियां हैं। तीन सूची आपको इसके अंदर मिलती हैं, 3 लिस्ट। कितनी सूचियां हैं? 3। सबसे पहले आपके पास कौन सी है? सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची, या इसको फेडरल लिस्ट भी कहते हैं, संघ सूची। कौन सी सूची? संघ। इसमें शुरुआत में 97 विषय थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 100। तो ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार या पार्लियामेंट लॉ बनाती है, संघ उस पर कानून बनाता है, उसको कहते हैं हम संघ सूची या केंद्र सूची या फेडरल लिस्ट। 97 विषय थे, जैसे भारत में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, डिफेंस, फॉरेन, ये सब किस में आते हैं? संघ सूची में या केंद्र सूची में। दूसरी होती है राज्य सूची, यानी स्टेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, जिन पर राज्य कानून बनाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में पुलिस, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर, है ना। इन पर सब कौन बनाएंगे? राज्य। इसमें 66 विषय थे प्रारंभ में, अब कितने रह गए हैं? 61। 5 विषय इसमें से कम कर दिए गए। पहले 66 थे, अब 61 रह गए। तीसरी होती है समवर्ती, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, है ना, जिस पर दोनों कानून बनाते हैं। कौन बनाते हैं? केंद्र भी बनाता है, यानी संसद भी बनाती है, और राज्य भी बनाता है ना, दोनों। इसमें शुरुआत में थे 47 विषय, अब 5 इधर से निकल के इधर आ गए, तो कितने हो गए हैं? 52। तो 5 विषय इधर ट्रांसफर हो गए हैं 42वें संविधान संशोधन से, 42nd अमेंडमेंट से। ये नोट कर लेना भाई, ये क्वेश्चन आएगा, आता है और आता रहता है कि बताओ समवर्ती सूची से जो विषय ट्रांसफर किए गए स्टेट लिस्ट में, वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो 42वां संशोधन था। तो ये 3 प्रकार की सूचियां आपको मिलती हैं 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में ये 3 प्रकार की सूचियां आपको मिलती हैं। अच्छा, याद रखना, समवर्ती सूची के विषय में अगर क्या हो जाता है, आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, आपस में कोई दिक्कत हो जाती है, भाई केंद्र ने कानून बनाया और राज्य ने कानून बनाया, तो उससे क्या होगा? फिर किसका कानून मान्य होगा? तो राज्य का कानून मान्य नहीं होगा, केंद्र का कानून, यानी पार्लियामेंट का लॉ जो है वो माना जाएगा। तो 246 ये 3 की बात करता है। अब आता है 248। 248 कहता है कि जो विषय
इस सूची में नहीं है, इसमें शामिल नहीं, इसमें वर्णित नहीं, है ना। ऐसा कोई विषय जिसका वर्णन कहाँ नहीं है, 7 शेड्यूल में नहीं है या किसी लिस्ट में नहीं है, सेंटर, स्टेट या आपके कंकरेंट में, तो वो विषय क्या होगा, वो कहलाएगा अवशिष्ट विषय। क्या कहलाएगा, अवशिष्ट विषय। और इस अवशिष्ट विषय पर शक्ति किसके पास है, तो अवशिष्ट विषय कहलाता है, रेसिडुअल सब्जेक्ट, अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर जो शक्ति है वो किसके पास है, वो संसद के पास है। कौन बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है भाई, संसद को दी गई है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, सीधा 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 इतना आपसे पूछा जाएगा। 245, 246, 248 सीधे सीधे आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। अगला 249। 249 कहता है कि मान लो राज्य सूची के किसी विषय पर, है ना, केंद्र को कानून बनाना हो तो फिर कैसे बना सकते हैं। तो भैया इसमें स्पेशल पावर लिखी है राज्यसभा की, कि राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से, किससे, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित, स्पेशल मेजॉरिटी से क्या करेगी, एक प्रस्ताव पारित करेगी। और उसके बाद क्या होगा, राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय किसके पास चला जाएगा, संघ के पास, संघ के पास चला जाएगा। तो राज्यसभा की ये स्पेशल पावर है। राज्यसभा की क्या है, ये विशेष आपके पास शक्ति है कि जिसमें क्या कर सकती है, वो राज्यसभा से एक प्रस्ताव पारित करवा ले। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस राज्य सूची का विषय है। अब अगर इसमें पार्लियामेंट को क्या बनाना हो, लॉ बनाना हो, तो क्या करेगी, तो राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी और किसको दे देगी, उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी और वो सीधा सीधा संसद के पास आ जाएगा, संघ यानी कि संसद के पास आ जाएगा। तो 249 में एक स्पेशल पावर है जो याद रखना है। फिर आता है 250, अनुच्छेद 250। क्या कहता है, कहता है कि अगर आपातकाल की उद्घोषणा लगी है, यानी इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हो चुका है, तो राज्य सूची के विषय सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, संसद के पास पहुँच जाते हैं। यानी इमरजेंसी के समय पर राज्य सूची के विषय संसद के पास पहुँच जाते हैं, ना कि राज्यों के पास, क्योंकि राज्य सरकारें क्या हो जाती हैं, भंग हो जाती हैं या स्थगित हो जाती हैं। तो आपातकाल में राज्य सूची के सारे विषय संसद के पास पहुंच जाते हैं। तो आर्टिकल 250 याद रखना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल 252 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 252 कहता है दो से अधिक राज्यों का अनुरोध। अगर दो राज्य मिलकर क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं, किससे, संसद से, तो संसद फिर क्या बनाएगी, उनके लिए विधि या लॉ बना देगी। ध्यान रखना, अगर दो राज्य मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि भाई हमारे लिए क्या बना दो, लॉ बना दो, तो फिर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है उनके लिए। ये हमें याद रखना है। तो दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पे बन सकता है। फिर आता है 253, 253 क्या कह रहा है, 253 देख लेते हैं कि मान लो कोई इंटरनेशनल लॉ है जिसको हमें लागू कराना है, जैसे यूएनओ ने कोई ऑर्डर दे रखा है, यूएनओ का ऑर्डर है या उसका कोई लॉ है, या हमने कोई करार कर रखा है, एग्रीमेंट किसी देश के साथ किया, या हमने कोई कन्वेंशन, जैसे बहुत सारे कन्वेंशन को हम ज्वाइन करते हैं ना, जैसे रियो डी जनेरो हो गया, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह एनवायरनमेंट की। तो ऐसा कोई लॉ अगर इंडिया में लागू कराना है और उसमें राज्य सूची का विषय शामिल हो रहा है, तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, संसद कानून बनाएगी। किस पर, ध्यान रखना, संसद राज्य सूची के विषय पर भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। यानी राज्य फिर उस मामले में क्या नहीं कर सकता, यानी कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों पे बना सकती है। तो इंटरनेशनल लॉ, एग्रीमेंट और कन्वेंशन को लागू कराने के लिए भी क्या लिखा है, लॉ बना सकती है कौन, पार्लियामेंट। ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा तो इतने बहुत हैं, इतने आर्टिकल्स आपके केंद्र राज्य विधायी संबंधों में आ जाते हैं। अब इसके अंदर हम आगे चलें, भाग 11 के अलावा दो जगह पर और हमें क्या मिलते हैं, प्रोविजन मिलते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सेंट्रल स्टेट विधायी रिलेशन है। पहला आर्टिकल 356, जब राष्ट्रपति शासन क्या लगा हो, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो उस समय फिर क्या हो सकता है, उस समय सीधा सीधा किसके पास, संसद के पास पावर आ जाती है। ध्यान रखना, संसद की बात करें तो हम कौन बनाएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाता है, ठीक है, और संसद डायरेक्टली नहीं बनाती, ये दोनों लोग इसके लिए ऑर्डिनेंस के थ्रू अपना काम चलाते हैं, तब भी अपने पास आ जाता है। फिर 368 संवैधानिक प्रावधान, तो संशोधन के लिए जब आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन, तो कहीं ना कहीं ये भी केंद्र राज्य संबंधों के बारे में।
संशोधनों की वीडियो आपने देख ली होंगी क्लासेस, तो वहाँ पूरी कहानी इसकी मिल जाएगी। तो इतने सारे प्रावधान हैं विधायी के तौर पर, लेजिस्लेटिव लेसन्स में इतनी सारी चीज़ें शामिल हैं। चलो अब देखते हैं इनके अंदर मुद्दे क्या हैं। चलो ये तो संबंध हो गए, लेकिन अब देखते हैं केंद्र राज्य आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो लड़ क्यों रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, केंद्र राज्य संबंधों में कौन से इशूज़ हैं जिनकी वजह से लड़ाई होती है। चलो तो मुद्दे देख लेते हैं और उनका समाधान देख लेते हैं कि कैसे उनका सॉल्यूशन हो सकता है। चलो सबसे पहला क्या है, 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल, समवर्ती सूची में केंद्र का अतिक्रमण। जैसे मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची में क्या होता है, जब लॉ बनाना होता है तो केंद्र राज्य दोनों बताते हैं, लेकिन अगर कभी टकराव होता है तो केंद्र का क्या होता है, लॉ लागू होता है, उसकी विधि बनती है। तो इसकी वजह से टकराव होता रहता है। सॉल्यूशन क्या है कि समवर्ती सूची का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाए, और जब भी कोई ऐसा लॉ बनाना हो, जैसे समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है ना, ये सारे विषय किसमें, समवर्ती सूची में। तो जब भी कोई लॉ बनाना हो तो स्टेट से पहले डिस्कशन कर लिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, तो फिर कभी टकराव की स्थिति बनेगी नहीं। तो 7वीं अनुसूची वाले विषय आपके पास एक केंद्र राज्य संबंधों का विधायी मुद्दा है, उसका सॉल्यूशन ये होता है। दूसरा आर्टिकल 249 जो हमने पढ़ा कि राज्य क्या कर सकता है, संसद की शक्ति दे रखी है राज्य सूची पर, राज्यसभा स्पेशल पावर का यूज कर सकती है ना। तो राष्ट्रीय हित के नाम पर दुरुपयोग, कि राष्ट्रीय हित, राष्ट्र के हित का है दुरुपयोग, तो सरकारी आयोग ने सॉल्यूशन दिया था कि इसका सीमित उपयोग होना चाहिए और राज्यसभा द्वारा सख्त नियंत्रण इस पर किया जाना चाहिए। तो 249 का दुरुपयोग होता है, इसको रोकने के लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक क्या है, मुद्दा है जिसको हम देख रहे हैं। आगे सॉल्यूशन देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला मुद्दा है 250, अभी बताया ना, आपातकाल में विधायी शक्तियाँ। तो आपातकाल में केंद्र का राज्य विषयों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, फिर राज्य सरकारें कुछ कर ही नहीं सकती, तो ये तो संघवाद के विरुद्ध हो गया। सॉल्यूशन क्या है, आपातकाल का सीमित व न्यायिक रूप से नियंत्रित उपयोग। तो जो इमरजेंसी लगाई जाए वो कम मात्रा में लगाई जाए और जुडिशियल कंट्रोल के अंदर हो, यानी कोर्ट चेक करेगा कि आपने सही लगाया है आपातकाल या नहीं। ये सॉल्यूशन अपने पास इसका हो गया। तो 250 का मिसयूज नहीं हो, ये देखना कोर्ट का काम हो जाएगा। हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला 252, अभी हमने क्या पढ़ा कि राज्यों की सहमति, 2 या 2 से अधिक राज्य क्या कर देते हैं, केंद्र को यानी संसद को अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए लॉ बना दो, तो वो बना देती। दिक्कत ये है कि राज्य सहमति वापस नहीं ले सकते। अगर एक बार उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी तो फिर पार्लियामेंट लॉ ही बनाएगी। ये नहीं हो सकता कि भाई हमने बोल दिया अब नहीं बनवा रहे, अब नहीं बनवा रहे, नहीं बना, वो बनाएगी ही और आपको मानना पड़ेगा। यानी संशोधन वापसी का प्रावधान नहीं, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो हमें ये प्रावधान लाना पड़ेगा कि भाई चलो बाई चांस गलती से या किसी कारणवश राज्यों ने क्या कर दिया, सहमति दे दी, तो वो बाद में वापस भी ले सकें या उसको संशोधित भी कर सकें। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अभी मैंने आपको बताया। तो संधियों के बहाने केंद्र का हस्तक्षेप होता है कि ये वाली संधि लागू करानी है, इसलिए हमें आपके सब्जेक्ट पर लॉ बनाना है, तो जबरदस्ती हस्तक्षेप करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, राज्यों से पूर्व परामर्श, संघीय संतुलन। जब भी ऐसा कुछ हो, लॉ बनाना हो, तो राज्यों के साथ क्या कर लिया जाए, पहले से ही डिस्कस कर लिया जाए। अगर पहले से डिस्कशन हो जाएगा तो वो आराम से, उस पर कोई विवाद का मुद्दा नहीं बनेगा। और लास्ट में 254 समवर्ती सूची का टकराव, केंद्र कानून को वरीयता, ये हमने पढ़ी थी, है ना, लेकिन इसका उपयोग राष्ट्रपति, तो ये वाला उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है, जाने दो। अगला अवशेष शक्तियों वाला मुद्दा 248 हमने पढ़ा। तो अवशेष शक्तियाँ किसके पास हैं, हमें पता है केंद्र के पास है, राज्यों के पास सीमित शक्ति है। तो राज्य इस बात को लेकर कहते हैं कि भाई ये तो गड़बड़ है, अगर भारत में डेमोक्रेसी है, वो भी फेडरलिज्म वाली संघीय शासन व्यवस्था है, तो दोनों के बराबर पावर होना चाहिए, आपने ज़्यादा क्यों ले रखी है। सॉल्यूशन क्या है, संतुलित विकेंद्रीकरण किया जाए, राज्यों की भूमिका बढ़ाओ, कि जब भी ऐसा कुछ मुद्दा हो तो राज्यों से पूछो, राज्यों के साथ डिस्कस करो, बैलेंस बनाया जाना चाहिए, है ना, तो मुद्दा ये जो है विवाद का कारण नहीं बनेगा। और जीएसटी 279A, जीएसटी हमने पढ़ा था। तो कराधान में राज्यों की सीमित शक्ति, आपको मैंने बताया था कि भाई ज़्यादातर टैक्स कौन लेता है, केंद्र सरकार लेती है, उसमें राज्यों से ज़्यादा डिस्कस होता नहीं। तो हम जीएसटी के मामले में सारा कलेक्शन कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद राज्यों पे आता है। तो जीएसटी परिषद में राज्यों की प्रभावी भागीदारी बढ़ाई जाए, यानी जो काउंसिल है जिसमें बैठ के ये डिस्कशन होता है, राज्य उसमें हैं लेकिन उनका उतना बड़ा हस्तक्षेप नहीं, तो हस्तक्षेप बढ़ाना पड़ेगा। ये अपने पास एक सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गए केंद्र राज्य कौन से संबंध, विधायी संबंध, और उनके मुद्दे और उनके सॉल्यूशन, कि भाई कौन कौन से संबंध होते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है। तो 1-2 बार इनको अच्छे से देखना, जिन लोगों ने देख रखा होगा उनका तो क्लियर है, जिन्हें नहीं देखा उनको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे फैक्ट वाली चीज़ें थी। अब आ जाते हैं प्रशासनिक संबंध। मैंने क्या बताया कि जो विधायी संबंध है उन्हीं को फॉलो करते हैं, कौन से संबंध, प्रशासनिक संबंध।
तो कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास? 256 से शुरू होती है 263। 256 क्या कहता है? कहता है कि राज्य पर संघ की बाध्यता, कि जब सेंटर से कोई ऑर्डर आएगा तो स्टेट को उसको मानना होता है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर सेंटर क्या करता है? ऑर्डर देता है और स्टेट को मानना होता है, तो ये बाध्यता होती है, ठीक है ना। इस पर आप मना नहीं कर सकते। जैसे अखिल भारतीय सर्विसेज IAS IPS किसके अंडर होती हैं? सेंटर के अंडर। काम कहाँ कर रहे हैं? राज्यों में। तो ऑर्डर जो आएगा वहाँ से ही आएगा, ऊपर से मानना पड़ेगा। दूसरा कौन सा? तो ये अपने पास हो गया। अच्छा 365 356 ये थोड़ा याद रखना। अगर मान लो केंद्र के ऑर्डर को राज्य नहीं मानता, केंद्र ने कोई ऑर्डर दिया किसी मामले में, जैसे नागरिकता के मामले में, राज्य नहीं मानेगा तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है? 365 यानी केंद्र की शक्ति का उल्लंघन किया है, और फिर इस आधार पर 356 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। तो जब केंद्र के निर्देश का पालन राज्य नहीं करते तो 365 आर्टिकल अपने आप चालू हो जाता है, और फिर उसके आधार पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और ये हमने प्रेसिडेंट में अच्छे से पढ़ा था, है ना। चलो नेक्स्ट, अनुच्छेद 257 क्या कहता है? कुछ दशाओं पर राज्यों का संघ का नियंत्रण, जैसे रेलवे का मामला हो गया, जैसे कुछ और मामले हो गए, तो ऐसे मामलों में कंट्रोल करता है कौन? सेंटर। सेंटर ही स्टेट को ऑर्डर देता है और स्टेट को मानना होता है। तो ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर सीधा सीधा कंट्रोल है किसका? सेंटर का। जैसे क्या हुआ चुनाव के टाइम पर, वहाँ क्या लगा दी जाती है? पैरामिलिट्री, अभी जैसे बंगाल में लगा दी गई है। तो ऐसे मामले में आप राज्यों से बात नहीं करते, तो ये संबंध है कि डायरेक्टली वो कर सकते हैं, है ना। अगला कौन सा? 258 क्या कहता है? 258 केंद्र राज्य शक्ति आवंटन। तो हमने देखा है ज़्यादातर पावर किसको दे रखी है? केंद्र को। सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर है। तो शक्ति आवंटन जो किया गया है कि भाई कौन सी सेवाएं किसके अधीन आएंगी, कौन क्या क्या कार्य करेगा। जैसे IAS IPS मैंने बोला, तो प्रशासनिक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज किसके पास हैं? सेंटर के पास है। तो ये आवंटन आपको कहाँ मिलेगा? 258 में। अच्छे से याद करो। 256 में सीधी सीधी बाध्यता है, केंद्र के निर्देश को मानना है। 257 में कुछ स्पेशल विषय हैं, जैसे रेलवे हो गया, जैसे आपके पास और भी ऑडिट वाला कार्यक्रम हो गया। 258 में आवंटन दिया गया है ना। इसके बाद 262 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जल संबंधी विवाद, ध्यान रखना कि कोई नदी है और नदी अलग अलग राज्यों में बहती है, तो उसके जल के बंटवारे को लेकर, उसके जल से उत्पन्न होने वाली बिजली को लेकर विवाद संबंधी बातें जो है वो 262 में लिखी है कि ये विवाद कैसे किए जाएंगे? आपसी सहमति से। कोर्ट में नहीं जाएंगे, राज्य क्या करेंगे? आपसी सहमति से इन विवादों का निपटारा करेंगे। तो आपसी सहमति से निपटारा होगा, ध्यान रखना। ये नदी जल विवाद का निपटारा कोर्ट नहीं करता, ध्यान रखना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होता, ये आपस में राज्य बैठ के ही इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर 263 अपन पढ़ ही चुके हैं, क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। बहुत अच्छे से आपको संघवाद के अंदर मैंने पढ़ा दी कि केंद्र और राज्य के बीच में जब विवाद होते हैं, राज्यों के बीच में विवाद होते हैं, तो 263 के अंदर एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती है जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके अंदर 5 जोनल काउंसिल, ये भी डिस्कस हो गया है। तो इतने सारे हमारे पास हैं प्रशासनिक संबंध। अब इनके मुद्दे क्या हैं भाई? अच्छा, इसके अलावा 352 356 के अंदर देख लो जरा, राष्ट्रीय आपातकाल। जब 352 लगता है, राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। यानी राज्य में अब जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो ऑर्डर किसका मानेंगे? सेंटर का। स्टेट का ऑर्डर नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेट की विधानसभा तो क्या कर दी उन्होंने? या तो भंग कर दी या फिर उसको पोस्टपोन कर दिया। ऐसे 356 टोटल भंग हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य की शक्तियाँ ग्रहण कर ली जाएंगी, CM हटा दिया जाएगा, सारी पावर राष्ट्रपति पे, और राष्ट्रपति राज्यपाल को दे देगा और वो उसका यूज़ करेंगे। तो ये भी हो गया, यानी तब पूरा प्रशासन किसके अंडर आ जाएगा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली राष्ट्रपति और डायरेक्टली राज्यपाल। अगला वित्तीय आपातकाल, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस समय भी केंद्र और राज्य को वित्तीय सिद्धांतों के पालन का निर्देश, यानी राज्य के बजट को वो ले सकता है, राज्य के कर्मचारियों का पैसा कम कर सकता है, सैलरी वगैरह। तो इन 3 मामलों में भी क्या होता है? सारे प्रशासनिक संबंध केंद्र की तरफ चले जाते हैं, यानी प्रशासन अब राज्य की न मानते हुए केंद्र की मानता है। तो ये तीनों हो गए। अब विवाद की क्या स्थिति है? तो सबसे पहला 256 राज्यों का कर्तव्य। केंद्र के निर्देशों से राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। सेंटर तमाम बार ऐसे ऑर्डर देता है जिससे राज्य पूरा नहीं कर सकते, और जब वो पूरा नहीं करते तो फिर क्या होता है? वो ज़बरदस्ती 356 का उपयोग कर लेता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो क्या करना पड़ेगा? निर्देशों का सीमित व सहकारी उपयोग, यानी ज़्यादा यूज नहीं करना है और आपस में मिल के करना है। आप ऐसा ऑर्डर या ऐसे निर्देश दो जिसको वो राज्य फॉलो कर पाएँ, ऐसा ऑर्डर मत दो जो राज्य फॉलो कर ही नहीं पाए, है ना। अगला 257 केंद्र का नियंत्रण। मैंने आपको बताया केंद्र द्वारा राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप।
तो भाई आप नहीं रोक सकते, आप उनको ऐसे निर्देश, ऐसे ऑर्डर नहीं देंगे जिससे क्या होगा, उनके कार्य रुक जाएं, है ना। तो केवल राष्ट्रीय हित में उपयोग करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, कंट्रोल कम करना है। इसके बाद कौन सा आ जाता है 258 कार्य सौंपना। अब यहाँ ध्यान से समझना, राज्यों पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ डाल देते हैं। क्या होता है, केंद्र राज्य से बिना पूछे अपना कोई काम राज्य को देता है कि भैया ये आपको करना है, यहाँ की ये कहानी आप, ये सेवा ये आपको करनी है, यहाँ से हम ये काम दे रहे हैं वो आपको करना है, बिना पूछे, और राज्यों को वो करना पड़ता है जिससे उन पर लोड आ जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है, सहमति व संसाधनों के साथ कार्य सौंपना। भाई आप काम दो लेकिन उसके साथ रिसोर्स तो दो, पैसा तो दो, मशीनरी तो दो, लोग तो दो। बिना लोग दिए आपने बस काम दे दिया, पैसा दिया नहीं, तो कैसे होगा। तो सहमति लो, संसाधनों के साथ कार्य सौंपो। अगला क्या है 258, राज्यों द्वारा कार्य सौंपना। अब यहाँ समझना, केंद्र राज्यों से बिना पूछे सौंप सकता है लेकिन राज्य केंद्र को बिना पूछे नहीं सौंप सकते। मुद्दा समन्वय की कमी, राज्य कहते हैं आप तो हम पे थोप देते हो ज़बरदस्ती लेकिन हमारी बात सुनते नहीं हो, तो ये गलत है। तो स्पष्ट तंत्र व जवाबदेही विकसित करनी पड़ेगी, है ना, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगला क्या है प्रॉब्लम है, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी थी, IAS, IPS और IFOS, फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा, है ना। इनमें केंद्र का टोटल नियंत्रण है, राज्यों की सीमित भूमिका। मुझे बताओ, एक कलेक्टर है, उस कलेक्टर का क्या राज्य सरकार उसको पद से हटा सकती है, रिमूव कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है? नहीं, केवल क्या कर सकती है, ट्रांसफर। तो सारी पावर केंद्र के पास है। तो ये गलत है भाई, राज्य में जिलों के प्रमुख बन के बैठे हैं IAS अधिकारी लेकिन कंट्रोल चल रहा है सेंटर से। तो ये एक मुद्दा होता है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, संयुक्त नियंत्रण, दोनों नियंत्रित करें और राज्यों की भागीदारी बढ़ाओ, क्योंकि चूंकि वो कहाँ काम कर रहे हैं, राज्यों में, स्टेट में काम कर रहे हैं, ना कि सेंटर में। इसलिए क्या करो, राज्यों की भागीदारी बढ़ा दो क्योंकि वो कार्य राज्यों में कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया, सॉल्यूशन आ गया। अब राज्यपाल की भूमिका, हमारा स्टेट का हेड कौन है, राज्यपाल, लेकिन भैया अपॉइंट कौन करता है, सेंटर। किसकी बात मानता है, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की। तो जो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता रहता है वो हमें मुद्दा बनाता है कि वो केंद्र का एक एजेंट की तरह कार्य करता है और फिर वो राज्यों की सुनता नहीं, यानी मुखिया घर का है लेकिन सुनता पड़ोसी की है। प्रॉब्लम ये वाली बात है। सॉल्यूशन क्या है, निष्पक्ष व संवैधानिक भूमिका। तो राज्यपाल जो भी बने वो एक निष्पक्ष और संवैधानिक जो रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट, वो उसको पूरा करे, किसी दबाव में और किसी एजेंट की तरह काम ना करे। इसके अलावा और क्या है, केंद्रीय एजेंसियां, CBI, NIA, राज्यों की सहमति के बिना हस्तक्षेप, कभी भी कहीं भी रेट डाल देती हैं, बताती नहीं राज्यों को कि भैया हम यहाँ कर रहे हैं। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है राज्यों को। तो ये भी एक बड़ा विवाद का इशू है। सॉल्यूशन क्या है कि सहमति आधारित कार्यवाही और संघीय संचालन, कि जब भी आप डालो तो कम से कम राज्य सरकार को साथ लेके चलो। हाँ, उसके नेगेटिव्स हैं कि वो तुरंत लीक कर देंगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी उसकी वजह से राज्यों को कुछ ना कुछ क्या होता है, झेलना पड़ता है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन उसका ये हो गया। अगला आपातकालीन प्रावधान, अभी हमने बात कर ली। 356 का दुरुपयोग, सारी पावर कौन ले जाता है, सेंटर ले जाता है राष्ट्रपति शासन में। पुंछी आयोग ने क्या बोला था, पुंछी आयोग ने बोला था कि इसका सीमित उपयोग होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों में कौन से, प्रशासनिक संबंधों में इतने मुद्दे और इनका ये सॉल्यूशन। अब लास्ट जो केंद्र राज्य संबंध है वो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, है ना। सेंटर स्टेट के कौन से फाइनेंशियल जो संबंध है वो हम देख ले रहे, उससे अपने ये केंद्र राज्य संबंध वाला मुद्दा कंप्लीट हो जाएगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में सबसे पहले आता है 265, आर्टिकल 265 क्या कहता है, कानूनी अधिकार के बिना कोई कर संग्रहण नहीं, यानी टैक्स जो आप लगाओगे उसके लिए लॉ का बनना, उसके लिए लीगल अथॉरिटी होना जरूरी है। अगर लॉ नहीं है, लीगल अथॉरिटी नहीं है, तो फिर आपका टैक्स लगाने का पावर नहीं है। और टैक्स लगाने के लिए लॉ बनाने की पावर, कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट पे, याद रखना, सारी पावर किसके पास दे रखी है, पार्लियामेंट पे। तो बिना लॉ के, बिना लीगल अथॉरिटी के टैक्स नहीं लगेगा। फिर 268 क्या कहता है, संघ द्वारा लगाए गए शुल्क, ऐसे टैक्स जो कौन लगाता है, सेंटर लगाता है, राज्यों द्वारा लिए जाते हैं व उपयोग किए जाते हैं। तो स्टेट कलेक्ट करता है और स्टेट ही क्या करता है, यूज़ करता है। ऐसे टैक्सेस के बारे में यहाँ लिखा है कि कुछ टैक्स हैं जो लगाएगा सेंटर बट स्टेट कलेक्ट करेगा, यूज़ करेगा। कौन से हैं, स्टाम्प ड्यूटी ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे वो टैक्स हैं जो लगाता कौन है, केंद्र, बट सब कुछ यूज कौन करता है, राज्य करता है। एग्जाम्पल आपके सामने, वो पूछ लेगा आपसे बताओ कौन से टैक्स हैं ऐसे,
तो आपको याद होना चाहिए ये टैक्स इस तरीके के हो गए। नेक्स्ट ये सीधा याद कर लेना 268 क्या है, सेंटर लगाएगा, स्टेट वसूलेगा, स्टेट रखेगा, ये हमें याद रखना है ना। चलो नेक्स्ट कौन सा है 269, क्या कहता है, केंद्र द्वारा लगाए गए कर, केंद्र लगाएगा, सेंटर टैक्स लगाएगा, सेंटर ही क्या करेगा, वसूलेगा, बट स्टेट स्टेट के बीच में बांट देगा, राज्यों को दे देगा। लगाएगा सेंटर, वसूलेगा सेंटर, बट राज्यों में डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी हो गया, टैक्सेशन अदर देन स्टाम्प ड्यूटी हो गया, एडवर्टाइजिंग टैक्स हो गया। ये सारे टैक्स कौन लगाता है, केंद्र। वसूलता कौन है, केंद्र, बट बांट किस में देता है, केंद्र और राज्य के बीच में, सॉरी राज्यों के बीच में। तो ये 269 में लिखा है। फिर हमारे पास कहाँ लिखा है 270, क्या है 270, संघ ही टैक्स लगाएगा, संघ ही वसूल करेगा और संघ और राज्य के बीच में बंटवारा होगा। सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूल करेगा, बट सेंटर स्टेट के बीच में क्या होगा, डिवीजन होगा। लगाएगा कौन, सेंटर, वसूल कौन करेगा, सेंटर, बंटवारा किसके बीच में होगा, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, है ना। तो ये याद रखना है 270 में। तो 268, 269, 270 तीनों अच्छे से याद कर लेना। 268 सेंटर लगाएगा, सब कुछ राज्य करेगा। 269 सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूल करेगा, राज्यों में बांट देगा। 270 सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूल करेगा, केंद्र और राज्य के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है। तो टैक्सेशन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कृषि के अलावा जो इनकम है उस पर टैक्स, वो 270 में। तो ये 3 प्रकार के टैक्सेशन की बात यहाँ हो जाती है। इसके बाद आ जाओ 275 और 282, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार किसको, राज्य सरकार को, किसको, राज्य सरकार को क्या देती है, अनुदान देती है। क्या देती है, ग्रांट देती है, ग्रांट, अनुदान देती है कि आपको पैसा चाहिए हमसे ले जाओ। तो केंद्र क्या करता है, राज्य को अनुदान देता है। 275 में 200, ये सब किस में था, 275 में। 282 में क्या है, जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र योजना जैसे आयुष्मान भारत हो गया या इस टाइप की जो योजनाएं, उनके लिए अनुदान देता है। वो क्या देता है, राज्य को अनुदान देता है कि ये योजना चलानी है, पैसा हमसे ले जाओ। जैसे कंट्रोल की दुकानें, पीडीएस, है ना, आपके पास आयुष्मान भारत हो गया, ऐसे बहुत सारी योजनाएं। तो 2 टाइप का अनुदान लिखा है, एक 275 में जो डायरेक्ट देता है वो सेंटर ग्रांट देता है, और 282 में जो अपनी योजनाओं को चलाने के लिए राज्य को क्या देता है, पैसा देता है, अनुदान देता है। तो 2 बातें यहाँ याद रखना है हमें। अगला है 290 to 293, यहाँ में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है उधार लेने की शक्ति। 252 और 253, बस इतना ही याद करना है। केंद्र राज्यों से बिना अनुमति के उधार ले सकता है, लेकिन राज्य केंद्र से उसकी अनुमति से ही उधार ले सकते हैं। यहाँ उधार लेने की शक्ति की बात की गई है। तो केंद्र राज्यों से जब चाहे पैसा ले सकता है बिना अनुमति के, लेकिन राज्य केंद्र से परमिशन के साथ पैसा लेंगे। किसके साथ पैसा लेंगे, परमिशन के साथ। चलो अपने पास ये हो गया। इसके बाद और क्या है 266, क्या है, संचित निधि लिखा है। संचित निधि यानी राज्य का जो पैसा सारा रखा जाता है वो किसके अंदर रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में। यानी जो भी पैसा टैक्स के थ्रू या अन्य किसी माध्यम से राज्य लेता है, खींचता है, वो सब कहाँ रख दिया जाता है, संचित निधि में। बजट का पैसा यहीं से निकल के आता है। 267 में कंटेंजेंसी फंड, पढ़ाया था मैंने आपको। आकस्मिक निधि जो किसके अंदर होती है, जो राष्ट्रपति, सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति, स्टेट लेवल पर राज्यपाल, इनके अंदर होती है। इसमें 30,000 करोड़ रुपए होते हैं। एक बार में 500 करोड़ रुपए निकाले जाते हैं अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। तो 266 267 याद करना है बहुत अच्छे से। हमें सीधा पूछ लेगा संचित निधि कहाँ है, आकस्मिक निधि कहाँ है, किसके अंडर होती है। फिर 280 क्या है हमारे पास, वित्त आयोग, पढ़ा चुका हूँ। हर 5 साल में कौन, प्रेसिडेंट एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसका काम क्या होता है, सुझाव देना। क्या देना, सुझाव, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, टैक्स के बंटवारे को लेकर। टैक्स का जो पैसा आया है वो कितना किसको मिलेगा, उसके लिए सुझाव देने के लिए एक वित्त आयोग बनाया जाता है हर 5 साल में। ये प्रेसिडेंट में हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये अपने पास वित्त आयोग हो गया। इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, ये हमें याद रखना है। अभी 16वां वित्त आयोग आ चुका है अरविंद पनगाड़िया साहब की चेयरमैनशिप में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलो अब जीएसटी के कुछ प्रावधान देख लो, वो भी पैसे से संबंधित है। 3 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। सबसे पहले 246 का 246A जोड़ा गया है, पहले नहीं था, अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है कि जीएसटी व सीजीएसटी के संबंध में केंद्र को और एसजीएसटी के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य को है। तो 3 प्रकार का जीएसटी होता है। एक होता है जीएसटी जो सेंटर लगाता है, एक होता है सीजीएसटी जो
केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है, एक होता है SGST जो राज्यों में, तो इनके लिए नियम बनाने की शक्ति लिखी हुई है। तो केंद्र की और यूटी की केंद्र को दी गई है और राज्यों की राज्य को, ये लिखा गया है। उसी के बाद टैक्सेशन, मैंने पढ़ाया था ना कि बिना लॉ के टैक्स नहीं लगेगा, ये लिख दिया। उसके बाद कौन सा आ जाता है 269A 269A, अभी हमने पढ़ा कि IGST के तहत अंतर्राज्य व्यापार के मामले में कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जिसे बाद में राज्यों को बांट दिया जाएगा। यानी कोई व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो रहा है, इंटीग्रेटेड है, तो उसमें टैक्स सेंटर वसूलेगा और बाद में राज्यों के बीच में बांट देगा। तो 269A में IGST टैक्स के बारे में लिखा है, बस इतना ही पूछेगा, 269A IGST टैक्स। फिर 279A ये वाला देख लेना है, इसमें क्या है GST परिषद की संरचना व गठन, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछेगा। GST परिषद कहाँ है 279A, किस आर्टिकल में GST परिषद के बारे में उल्लेख किया गया है, सीधा क्वेश्चन है 279A 279A, तो ये याद करना 246A 269A 279A, क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास क्या प्रावधान। अब देख लेते हैं मुद्दे कि भाई इनके बीच में किन किन चीज़ों को लेकर विवाद होता रहता है, विवाद के मुद्दे क्या क्या है, तो देख लो जल्दी से। पहला, वित्तीय असंतुलन, राजस्व स्रोत केंद्र के पास अधिक, व्यय दायित्व राज्यों पे अधिक। तो याद रखना पैसा ज़्यादातर केंद्र ले जाता है, लेकिन खर्चा ज़्यादातर किसको करना पड़ता है, राज्यों को करना पड़ता है। यही एक विवाद का इशू है कि ज़्यादातर टैक्स का पैसा तो आप ही ले जा रहे हो, लेकिन खर्चा हम पे डाल दे रहे हो। सॉल्यूशन क्या है, वित्त आयोग द्वारा अधिक न्याय संगत कर वितरण, राज्यों की आय के स्रोत बढ़ाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा राज्यों को दो ग्रांट के तौर पे, है ना। जो आपके वित्त आयोग ने बोला 41% बोला था, अब उसको बढ़ाना है, मैंने पढ़ाया था आपको 41%, अब उसको बढ़ा दो। राज्यों के क्या करो, इनकम के सोर्स बढ़ा दो, है ना। अगला, क्षैतिज असमानता, राज्यों के बीच विकास व संसाधनों में असमानता है, कोई राज्य अमीर है कोई राज्य गरीब है, किसी पे बहुत सारे संसाधन है किसी पे है ही नहीं, है ना। नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों पे कुछ भी नहीं, तो ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो वित्त आयोग द्वारा समानता, आदाय अनुदान और पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता, तो विशेष राज्य का जो दर्जा है ना, वो आप दे दो। बहुत सारे 10 राज्यों को तो दे रखा है, और को भी दे दो, जिससे क्या हो जाएगा, आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, जो बेचारे पिछड़े राज्य हैं वो बढ़ पाएंगे आगे। अगला कौन सा है, अनुदानों पर निर्भरता, राज्यों की केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता है। 275 में वो कटोरा लेके खड़े रहते हैं, भाई पैसा डाल दो, और केंद्र पैसा नहीं देता, इसकी वजह से राज्य के काम रुक जाते हैं। तो ये बड़ा एक मुद्दा है। सॉल्यूशन क्या है, कर संग्रह क्षमता बढ़ाना, क्या बढ़ा दो, कर संग्रहण की क्षमता, तो टैक्सेशन पावर बढ़ाई जाए, राज्यों को ज़्यादा दिया जाए। अनुदानों का पारदर्शी व सूत्र आधारित वितरण, यानी बाकायदा जिस राज्य को ज़्यादा ज़रूरत है उसको दिया जाना चाहिए पैसा केंद्र के द्वारा। अगला, शर्ती अनुदान, मैंने बताया था पहले क्या था कि शर्तें लगा के पैसा दिया जाता था कि भाई आप मेरी शर्त मानोगे तो पैसा देंगे, तो इसको कम करो। शर्ती अनुदान क्या है, शर्ती अनुदान आपके साथ क्या होता है, जो केंद्र की क्या है, राज्य स्वायत्ता है, केंद्र जबरदस्ती ऐसी शर्तें लगाता है जिनको राज्य पूरी कर नहीं सकता। तो लचीला अनुदान कर दो, शर्तें कम करो, राज्यों को नीति निर्धारण में स्वतंत्रता दे दो कि भाई वो अपने हिसाब से क्या कर पाएँ, नीतियों का निर्धारण कर पाएँ। इसके अलावा GST के बाद राजस्व हानि, और जब से GST लगा है, राज्य का सबसे बड़ा टैक्स था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हटाया गया और GST लाया गया। तो उससे क्या था, पहले वो ज़्यादा टैक्स लगाते थे वैट के नाम पर, अब फिक्स कर दिया गया है, तो उससे उनको क्या हुआ है, घाटा हुआ है। तो समाधान क्या है, GST मुआवजा तंत्र को विकसित करो, मुआवजा जो देना था GST में राज्यों की प्रभावी भूमिका बढ़ाओ कि भाई उनको ज़्यादा चीज़ें मिलें, ज़्यादा पैसा मिले, उनकी बात सुनी जाए, ये देखना पड़ेगा। फिर उपकर व अधिकार, तमाम बार क्या करता है, सेस और सरचार्ज लगा देता है सेंटर, तो केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर अधिकार राज्यों के साथ साझा नहीं होते। तो जब वो एक्स्ट्रा टैक्स लेता है, टैक्स के नाम पर सेस लेता है, वो केवल और केवल सेंटर के पास आता है, वो राज्यों में उसका बंटवारा नहीं होता। टैक्स का बंटवारा हो रहा है लेकिन सेस और सरचार्ज का नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इनको भी क्या करना चाहिए, विभाजन पूल में शामिल करना चाहिए। इनका भी क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। इसके अलावा GST के बाद राजस्व हानि, तो मैंने बताया कि एक तो वो हुआ, उसके बाद हर साल कहीं ना कहीं कम टैक्सेशन आ रहा है, टैक्स घट गया उनका, उतना पैसा आ रहा था नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं GST के कारण उनको राजस्व की हानि हो रही है, वो पूरा करना पड़ेगा। अगला, अच्छा ये डबल हो गया, चलो, तो ये था हमारे पास क्या, सेंटर और स्टेट, केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र राज्य 3 प्रकार के संबंध हैं, और संघवाद वाला टॉपिक आपका हो जाता है कंप्लीट। अब एक छोटा सा टॉपिक है पंचायती राज, आपके लिखना है पंचायतों तक वित्त का हस्तांतरण। और उसके बाद अगला टॉपिक कौन सा बचा है हमारे पास, अगला छोटा सा टॉपिक बचा है कौन सा, जो आपके पास शक्ति पृथक्करण वाला कार्यक्रम है ना, वो शक्ति पृथक्करण तो हो गया, क्या नाम है उसका,
ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुडिशियल या रेसिड्रल, वो देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की क्लास और बची है आपकी, ये दोनों टॉपिक वहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। आज का टॉपिक इतना ही बड़ा था क्योंकि इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ था नहीं। क्लियर है ना? चलिए, तो इसको हम कवर कर लिए हैं। अब जो हम बात करेंगे वो पंचायती राज और उसकी कर लेंगे। कल ये क्लास आ जाएगी और उसके साथ ही आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।